इंस्पेक्टर वर्मा यह बात जानता था कि अगर यह विजय ने ही किया है और वह इस केस को सुलझा नहीं पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि विजय ने पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक बनाकर रख दिया है। जल्दी ही इस केस की जानकारी इलाके के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी ऑफिस तक भी पहुंच गई। मुझे इस मामले में विजय पर शक है, पर ताज्जुब की बात यह है कि मैंने अपनी तरफ से सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि अगर ये सब विजय ने किया है तो ये सब उसने किया कैसे, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स और उसकी लोकेशन बता रहे हैं कि वह उस दिन अपने खेत पर पानी लगा रहा था। वर्मा आगे कहता है, विजय के परिवार में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं है। दूर के रिश्तेदार हैं जिनसे उनकी ज़्यादा बनती नहीं। वह लेटर विजय के अलावा और कोई नहीं भेज सकता, क्योंकि विजय ही चाहता था कि उसके भाई की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखी जाए और वह मैंने लंबे समय तक लिखी नहीं थी। मुझे शक है कि विजय ने ही यह किया है, पर कैसे किया है यह मैं समझ नहीं पा रहा। विजय ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक बना दिया है। पूरे डिपार्टमेंट को उसने घुटनों पर ला दिया है। मैं यह बात आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर आप क्राइम करने की नियत से इस कहानी को सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो मेरी राय आपको यही होगी कि आप ऐसा ना करें। इस कहानी में भले ही हमारा हीरो विजय सालगांवकर क्राइम के तरीकों को अपनाकर पुलिस वालों से अपना काम करवा लेता है और तरीके भी वह अपनाता है जो दिमाग हिला दे किसी भी पुलिस वाले का या आम इंसान का। पर हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इससे आप कुछ भी सीखिएगा मत, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखकर कोई भी क्राइम करते हैं तो उसमें हमारी या इस चैनल की या इस कहानी को लिखने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यह कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, बस इसे एंजॉय करें। विजय सालगांवकर एक सामान्य लड़का था। महाराष्ट्र के एक गांव में रहता था। उसकी उम्र 20 साल थी। उसके घर में बस एक माँ थी और पिता काफ़ी वक्त पहले गुजर चुके थे। एक बड़ा भाई था जो कि एक चालक था। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे गाड़ी यानी टैक्सी चलानी पड़ती थी। उसका छोटा भाई विजय सालगांवकर पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वह 12वीं कक्षा पास करने के बाद अब वकील बनने के लिए वकालत की तैयारी कर रहा था। कानून की अच्छी समझ थी उसको, पर वह दूसरे वकीलों जैसा नहीं था। वह वकील बनना चाहता था क्योंकि उसका एक बहुत तेज़ दिमाग था। वह काफ़ी उच्च आईक्यू वाला लड़का था और वह वाकई में लोगों की मदद करना चाहता था। एक दिन जब वह सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका भाई उसके बगल वाले बिस्तर पर नहीं है। वह चिंता में पड़ गया क्योंकि उसके भाई को कल रात को वापस आ जाना था। उसका भाई 3 दिन पहले गाड़ी लेकर निकला था एक माल की डिलीवरी करने के लिए और रात में उसको वापस आ जाना था, पर वह आया नहीं। विजय ने सोचा कि शायद वह जल्दी उठकर कहीं चला गया होगा, तो विजय अपने घर के कामों में लग गया और भाई के आने का इंतज़ार करने लगा। विजय किचन में जाकर देखता है कि भाई ने सुबह उठकर चाय नहीं बनाई थी, जो उसका भाई हमेशा करता था, पर इस बार नहीं किया। और बाद में उसने अपनी माँ से जाकर पूछा कि क्या भाई रात को आया था, तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं, वह रात को नहीं आया। यह सुनकर विजय चिंता में पड़ गया। वैसे उसका भाई एक 24 साल का नौजवान था और वह अपनी मर्जी से कहीं पर भी जा सकता था, पर विजय जानता था कि उसका भाई ऐसा है नहीं। विजय ने अपने भाई को फ़ोन लगाकर देखा तो पाया कि उसके भाई का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। फिर विजय ने उसके दोस्तों को फ़ोन लगाया, पर सबसे यही पता चला कि उनको विजय के भाई रवि की कोई जानकारी नहीं है। उनको यह भी पता नहीं था कि रवि उस रात को आने वाला था। अब विजय के लिए वाकई में चिंता की बात हो गई थी, क्योंकि अब वाकई में ही उसके भाई रवि की कोई खबर नहीं थी उसके पास। विजय इस बात को जानता था कि कानून के हिसाब से उसे कम से कम 24 घंटे का इंतजार करना होगा, तभी जाकर पुलिस वाले उसकी एफआईआर को लिखेंगे। पर विजय के मुताबिक उसका भाई पिछले 3 दिन से गायब था, क्योंकि विजय ने उस जगह पर फ़ोन करके पूछा था जहां पर उसका भाई माल की डिलीवरी करने के लिए जाने वाला था कि वहां पर रवि पहुंचा या नहीं। तो विजय को पता चला कि उसका भाई वहां पर नहीं पहुंचा था। विजय के लिए यह चिंता की बात थी, पर वह जानता था कि पुलिस वालों का रवैया ऐसा नहीं होता है। अब विजय को कुछ न कुछ करना था। विजय को इस बात की परेशानी थी कि इन 3 दिनों में पहले से ही उसके भाई के साथ हो सकता है कोई दुर्घटना हो गई हो। फिर भी विजय पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करता है और सोचता है
कि मैं पुलिस वालों को सब कुछ ठीक से समझा दूंगा। जरूरत पड़ी तो उन्हें कानून भी बता दूंगा। तब पुलिस वाले जरूर कुछ न कुछ करेंगे। विजय अगले दिन सुबह पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में जाकर वह पुलिस वाले के सामने पहुंचता है और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह देखता है कि पुलिस वाला उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है और टीवी देखने में व्यस्त है। विजय अपनी बात को थोड़ा जोर देकर कहने की कोशिश करता है। तब पुलिस वाले का ध्यान उसकी ओर जाता है। विजय उसे बताता है कि उसका भाई 4 दिन से लापता है और पुलिस उसके भाई के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखे और तुरंत छानबीन शुरू करे। पुलिस वाला विजय की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, लगता है लड़के, तुझे बहुत ज्यादा ही जल्दी है इस बात की। विजय जवाब देता है, मेरा भाई 4 दिन से लापता है। उसके लापता होने के बारे में मुझे आज सुबह ही पता चला और आप कह रहे हैं कि मुझे जल्दी है। 4 दिनों में उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। मुझे लगता है कि मैं पहले ही लेट हूं। आप कृपया मेरी FIR लिख लीजिए। तब पुलिस वाला कहता है, बेटा, FIR ऐसी दर्ज नहीं होती। तुम्हारी जो शिकायत है पहले उसे लिख कर लाओ और फिर हम छानबीन करेंगे। उसके बाद अगर लगे कि तुम्हारी शिकायत सही और सच्ची है तो हम FIR लिखेंगे। यह सुनकर विजय कहता है, क्या आप मुझे एक कागज और पेन दे सकते हैं? मैं अपनी शिकायत अभी लिख कर देता हूं। पुलिस वाला उसे एक पेन और एक कागज दे देता है। विजय वहीं पर अपनी शिकायत लिखकर पुलिस वाले को दे देता है, इस उम्मीद में कि जल्दी ही उसकी शिकायत पर काम शुरू हो जाएगा और उसका भाई मिल जाएगा। शिकायत पुलिस वाले को देकर विजय अपने घर वापस चला जाता है। विजय जब घर वापस पहुंचता है तो उसकी मां पूछती है कि रवि कहाँ है और वह अभी तक घर क्यों नहीं आया। विजय की मां पहले से ही बीमार रहती थी, इसलिए उसने अपनी मां को कुछ न बताने का फैसला किया। विजय को लग रहा था कि शायद रवि कहीं चला गया होगा और यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे भी पुलिस वालों को शिकायत देकर वह अपना काम कर आया था। इस वजह से विजय अपनी मां से झूठ बोल देता है कि जहां पर रवि माल की डिलीवरी करने गया था वहीं से उसे दूसरे माल की डिलीवरी के लिए जाना पड़ा और वह हफ्ते भर में लौट आएगा। साथ ही उसने कहा कि उसकी रवि से फोन पर बात हो गई है। यह सुनकर उसकी मां शांत होकर लेट जाती है, लेकिन विजय इस बात को लेकर और परेशान हो जाता है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर उसका भाई वापस नहीं आया तो वह अपनी मां को क्या जवाब देगा। विजय अपने घर पर 2 दिन इंतजार करता है, यह सोचकर कि कोई पुलिस वाला आएगा और कम से कम उसे यह बताएगा कि उसकी शिकायत पर जांच पड़ताल शुरू हो गई है। लेकिन लगातार 2 दिन इंतजार करने पर भी ऐसा नहीं हुआ। तीसरे दिन विजय खुद पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाकर पूछता है कि वह जो शिकायत 2 दिन पहले देकर गया था उसका क्या हुआ। इस पर वही पुलिस वाला उसे कहता है, हम तुम्हारी शिकायत पर काम कर रहे हैं, तुम्हें यहां बार बार आने की जरूरत नहीं है। विजय अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता है कि उसका भाई पहले से ही लापता है। वह कहता है, भगवान न करे उसे कुछ हो गया हो, कृपया करके आप थोड़ी तेजी दिखाएं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने अपनी मां से भी यही कहा है कि वह बिल्कुल ठीक है। मेरी मां बीमार रहती है और मैं लंबे समय तक अपनी मां से झूठ नहीं बोल सकता। पुलिस वाला फिर कहता है, हम ढूंढ रहे हैं, जब मिल जाएगा तो तुम्हें बता देंगे और उसे भी घर भेज देंगे। अब तुम जा सकते हो। विजय के हाथ में इस समय कुछ भी नहीं था, इसलिए वह अपने घर वापस आ जाता है। विजय घर पर रहते हुए अपनी मां के सामने यह दिखाने की कोशिश करता है कि सब कुछ सामान्य और ठीक है। वह यह जताने की कोशिश करता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अपने मन में विजय बेहद परेशान था। दूसरी बार पुलिस स्टेशन गए हुए उसे 3 दिन हो चुके थे। न तो कोई पुलिस वाला घर आया था, न ही उसके भाई की कोई खबर आई थी और न ही पुलिस ने एक बार भी उसे बुलाकर यह बताने की कोशिश की कि उसके भाई को ढूंढने की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है। 3 दिन के बाद विजय एक बार फिर पुलिस स्टेशन जाता है। वहां जाकर वह उसी पुलिस वाले से पूछता है कि उसके भाई का कुछ पता चला या नहीं। तब पुलिस वाले को यह समझ आ जाता है कि वह अब इस मामले को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता। पुलिस वाला कहता है, हम ढूंढ रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम तुम्हें बता देंगे। विजय उससे पूछता है, क्या आपने मेरे भाई के मोबाइल नंबर से उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की? आखिरी बार वह कहाँ था, इससे आपको कोई अंदाजा हो गया होगा। पुलिस वाला इस पर चिढ़कर कहता है, तुम्हें हमारे काम करने के तरीके के बारे में कैसे पता? विजय इसका जवाब देता है, मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं वकील बनने जा रहा हूँ।
कानून के बारे में मुझे उतना ही पता है जितना आपको पता है। इसके बाद विजय कहता है, अगर आप उसके फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करें और उस दिशा में जाकर देखें तो आपको पता चल सकता है कि वह कहाँ गया होगा या किस दिशा में गया होगा। यह सुनकर पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है और कहता है, लड़के, तू हमें हमारा काम मत सिखा। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे ही तेरे भाई का पता चलेगा हम तुझे बता देंगे। अब तू जा और पुलिस स्टेशन तभी आना जब हम तुझे बुलाएं। यह सुनकर विजय को बुरा लगता है, लेकिन वह जानता था कि इस मामले में वह ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। निराश होकर वह वापस घर आ जाता है और सोचता है कि 2-3 दिन बाद फिर से पुलिस स्टेशन जाकर पूछूंगा कि उसके भाई का पता चला या नहीं। पर विजय के मन में कुछ और ही चल रहा था। विजय को कहीं ना कहीं अब इस बात पर शक होने लगा था कि पुलिस वाले उसके भाई के केस को दर्ज करने और उसे सुलझाने में अपनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। विजय यह भी सोच रहा था कि अगर पुलिस वालों ने उसके भाई को खोजने में देर कर दी तो इसके 2 ही नतीजे हो सकते हैं। पहला, अगर उसका भाई परेशानी में नहीं है तो वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। दूसरा, अगर उसके भाई के साथ कोई समस्या हो चुकी है तो पुलिस वाले उसे सुलझाने में अब अपनी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। पर विजय के पास भी कोई और रास्ता नहीं था। वह खुद भी मजबूर था और सोच रहा था कि आखिर और क्या कर सकता है। 2 दिन और इंतजार करने के बाद विजय ने एक बार फिर पुलिस थाने जाकर अपने भाई के बारे में पूछताछ करने का फैसला किया। अगले दिन जब विजय पुलिस स्टेशन जा रहा था तो उसने पुलिस थाने जाने का जो उसका रोज का रास्ता था वह नहीं लिया, क्योंकि उस रास्ते पर सड़क खुदाई हो रही थी। विजय ने दूसरा रास्ता चुना, जिस रास्ते से विजय और परिवार आमतौर पर नहीं जाते थे। इसका कारण ये था कि उस रास्ते पर विजय के एक दूर के रिश्तेदार रहते थे, जिनके साथ खेती की ज़मीन को लेकर उनका कुछ विवाद चल रहा था। जब विजय उस रास्ते से गुजरा तो उसने देखा कि उसके रिश्तेदार के आंगन में एक गड्ढा खुदा हुआ था, जिसे कुछ दिन पहले भर दिया गया था। वह गड्ढा देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान को मारकर वहां दफनाया गया। वह गड्ढा किसी कब्र जैसा लग रहा था, लेकिन विजय ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने मन ही मन हंसते हुए इसे नज़रअंदाज किया और पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गया। जब विजय पुलिस थाने पहुंचा तो उसका सामना फिर से उसी पुलिस वाले से हुआ जो इस बार अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था। विजय, जो पहले से ही निराश था, फिर भी पुलिस वाले के पास गया और कहा, सर, 1 हफ्ता हो गया है। मेरे भाई का पता चला हो या ना चला हो, कम से कम आपने FIR तो दर्ज की होगी। इस पर पुलिस वाले ने गुस्से से कहा, तू फिर से आ गया? तुझे कहा था ना कि हम तुझे बुलाएंगे, तब आना। तेरा भाई ऐसे ही कहीं चला गया होगा। जब उसका मन भर जाएगा घूम फिर कर वह खुद ही वापस आ जाएगा। बार बार यहाँ आकर हमें परेशान मत कर। यह सुनकर विजय के मन में यह बात बैठ जाती है कि पुलिस वाले उसके भाई का केस दर्ज करने और उसे ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अब विजय को ही कुछ करना होगा। विजय पुलिस वाले को कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप खड़ा रहता है। फिर निराश होकर वापस घर लौटने का फैसला करता है। वापस लौटते समय विजय उसी रास्ते से गुजरता है जिस रास्ते से वह पुलिस स्टेशन गया था। जब वह अपने रिश्तेदार के घर के सामने से गुजरता है तो उसने देखा कि उसी गड्ढे के पास, जिसे अब भर दिया गया था, उसके मामा और मामा के बेटे के बीच झगड़ा हो रहा था। विजय थोड़ा रुककर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करता है। झगड़ा इस बात पर हो रहा था कि वह गड्ढा मामा के बेटे ने स्विमिंग पूल बनवाने के लिए खुदवाया था। जब मामा को इस बात का पता चला तो उन्होंने कुछ लोगों को बुलवाकर उस गड्ढे को वापस भरवा दिया। यही बात मामा और उनके बेटे के बीच झगड़े की वजह बन गई थी। ये सुनकर विजय को हंसी आती है, लेकिन उसी समय उसके दिमाग में एक खतरनाक और जोखिम भरा विचार आता है। विजय जानता था कि अगर उसने इस विचार पर काम किया तो वह खुद बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि उसके पास समय बहुत कम बचा है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके भाई को बड़ा नुकसान हो सकता है। विजय इस विचार पर काम करने के लिए खुद को 2 दिन का समय देता है। वह सोचता है कि अगर वह एक फुल प्रूफ प्लान बना पाया तो ही वह इस पर काम करेगा, वरना वह अपने भाई की किस्मत को उसकी किस्मत पर ही छोड़ देगा। विजय अब अपने आइडिया पर काम करना शुरू करता है। सबसे पहले उसे एक रजिस्टर चाहिए था जिसमें वह हर पॉइंट को लिख सके और उस पर विचार कर सके। जैसा कि पहले बताया गया है,
विजय एक तेज तर्रार और बुद्धिमान लड़का था। विजय को पता था कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जो पूरी तरह कानूनी ना हो, लेकिन उसकी नज़र में इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। विजय ने यह तय किया कि चूंकि वह एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी है और पुलिस उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रही है, उसे इस मुद्दे को बड़ा बनाना होगा ताकि पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़े। विजय ने यह निर्णय लिया कि वही पुलिस जिसने उसके भाई का केस दर्ज करने से इनकार कर दिया था, अब वही पुलिस उसके भाई को ढूंढेगी। विजय ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले विजय ने अपने रजिस्टर में यह नोट किया कि उसे अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट को हत्या के मामले में बदलना होगा। विजय जानता था कि जब तक मामला गंभीर नहीं होगा, पुलिस इसे गंभीरता से नहीं लेगी। उसे यह भी मालूम था कि पुलिस थानों में गुमशुदा लोगों के केस अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। इसलिए विजय ने एक विस्तृत और सटीक योजना बनाई। उसने रजिस्टर में हर कदम को विस्तार से लिखा कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। विजय ने सुनिश्चित किया कि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट छूट न जाए। उसके रजिस्टर में यह भी दर्ज था कि वह किस क्रम में अपनी योजना को लागू करेगा। योजना तैयार करने के बाद विजय ने इसे लागू करना शुरू कर दिया। विजय ने जो प्लान बनाया वह कुछ इस तरह था। सबसे पहले विजय ने उसी पुलिस थाने में जहां उसके भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, जिसे अब तक एफआईआर में तब्दील नहीं किया गया था, एक लेटर भेजने का प्लान बनाया। विजय पहले ही देख चुका था कि उसके मामा के आंगन में एक गड्ढे को इस तरह से भरा गया है कि वह किसी की कब्र या किसी को दफनाई गई लाश जैसा दिखता है। विजय ने सोचा कि वह इस बात का फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में वह लेटर भेजना इतनी आसान बात नहीं थी। इसके लिए उसे बड़ी और सोची समझी प्लानिंग की ज़रूरत थी। आप सोच रहे होंगे कि विजय सिर्फ इसलिए लेटर भेज रहा था ताकि उसकी रिपोर्ट दर्ज हो जाए, लेकिन नहीं दोस्तों, विजय सालगांवकर का प्लान इतना छोटा और साधारण नहीं था। जैसा कि इस कहानी में पहले ही बताया गया है, ये एक बहुत ही जोखिम भरा मामला था, इसलिए लेटर भेजना आसान नहीं था। इस लेटर के भेजे जाने का मतलब था पुलिस थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराना, जिसके लिए खुद विजय को भी सज़ा हो सकती थी। लेकिन ये लेटर भेजना ज़रूरी भी था और बहुत ज़्यादा जोखिम भरा भी। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ कि विजय ने पुलिस वालों से अपना काम कैसे करवाया। इसे सुनकर आपको न सिर्फ आश्चर्य होगा बल्कि मज़ा भी आएगा और यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी इंसान का दिमाग इतना तेज़ भी हो सकता है। विजय के प्लान के तहत एक दिन उसी पुलिस थाने में एक गुमनाम लेटर प्राप्त हुआ। ये लेटर पुलिस थाने के मुख्य इंस्पेक्टर के नाम था, लेकिन भेजने वाले का कोई नाम या पहचान उसमें नहीं लिखी थी। जब मुख्य इंस्पेक्टर ने उस लेटर को खोला तो उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर साहब, मैं कौन हूँ ये जानने की ज़रूरत आपको नहीं है। मेरे बारे में जानकर आप करेंगे भी क्या? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस लेटर पर आपके फिंगरप्रिंट्स के अलावा जिस इंसान ने ये लेटर दिया है और पोस्टमैन के फिंगरप्रिंट्स के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए इसे ट्रेस करने की कोशिश मत कीजिएगा, आपका समय बर्बाद होगा। मैं चाहता हूं कि आप वह करें जो इस लेटर में लिखा गया है, न कि अपना समय उन चीज़ों में बर्बाद करें जिनकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको आपके इलाके में हुए एक खून के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आया। मेरे पास अपनी पहचान छुपाने के कुछ कारण हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके इलाके के रामनगर निवासी रवि का उसके मामा मक्खन लाल ने खून कर दिया है और उसकी लाश को अपने आंगन में दफना दिया है। यदि आप तुरंत वहां जाएंगे तो वह लाश आपको मिल जाएगी। दरअसल मक्खन लाल और रवि के परिवार के बीच खेत की ज़मीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी गुस्से में आकर मक्खन लाल ने रवि का खून कर दिया और उसकी लाश को अपने ही आंगन में दफना दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रवि के छोटे भाई विजय ने कई बार आपके थाने के इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश की थी। वह आपके थाने के कई चक्कर लगा चुका है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक दर्ज नहीं की गई। अगर विजय की रिपोर्ट समय पर दर्ज कर ली गई होती तो शायद आज रवि जिंदा होता। यह लेटर पढ़कर मुख्य इंस्पेक्टर हैरान भी हुआ और चिंतित भी। इस लेटर में एक बड़ा केस नजर आ रहा था। साथ ही लेटर के टोन से ऐसा लग रहा था कि इसे किसी पत्रकार ने लिखा है। अगर यह सच निकला और रवि मर चुका है तो यह खबर मीडिया और प्रेस में लीक हो सकती थी।
इससे थाने के अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती थी और कई लोग निलंबित भी हो सकते थे। मुख्य इंस्पेक्टर ने तुरंत उस इलाके के इंचार्ज को बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद जब इंस्पेक्टर वर्मा, जो उस इलाके के इंचार्ज थे, पहुंचे तो उन्हें वह लेटर दिखाया गया। मुख्य इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा, क्या कोई विजय सालगांवकर नाम का व्यक्ति कभी तुम्हारे पास रवि नाम के इंसान की रिपोर्ट लिखवाने आया था? यह सुनते ही इंस्पेक्टर वर्मा के होश उड़ गए। वह पसीने पसीने हो गए क्योंकि वह जानते थे कि विजय कई बार थाने आया था और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की थी। वर्मा को समझ में आ गया कि अगर उन्होंने सच्चाई नहीं बताई तो वरिष्ठ अधिकारी विजय को थाने बुलाकर सारा सच पूछ सकते हैं। डरते डरते इंस्पेक्टर वर्मा ने मुख्य इंस्पेक्टर को सारी बात बता दी। मुख्य इंस्पेक्टर ने वर्मा को वह लेटर देते हुए तुरंत इस मामले की जांच के आदेश दिए। विजय सालगांवकर को पहले से अंदाजा था कि जब उसका गुमनाम लेटर पुलिस थाने पहुंचेगा तो इसके बाद क्या क्या घटनाएं घटेंगी। इसी वजह से विजय पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ा था। वह जानता था कि छोटा स्तर का अधिकारी यानी इंस्पेक्टर वर्मा उसके मामा के घर जाकर पूछताछ जरूर करेगा। जिस दिन लेटर थाने पहुंचा उसी दिन शाम को विजय ने देखा कि पुलिस की एक गाड़ी उसके मामा के घर के सामने आकर रुकी। पुलिस वाले गाड़ी से उतरे और विजय थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। विजय को यह भी पता था कि पुलिस वाले कौन से सवाल करेंगे और उसके मामा उन सवालों का क्या जवाब देंगे। विजय ने देखा कि पुलिस वालों ने उसके मामा का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और उसके मामा बाहर आए। पुलिस वालों ने सीधे सवाल किया, इस गड्ढे में क्या भरा हुआ है? विजय के मामा ने जवाब दिया, मेरा बेटा यहाँ स्विमिंग पूल खुदवाना चाहता था, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया तो मैंने यह गड्ढा वापस भरवा दिया। पुलिस वालों को यह जवाब पच नहीं रहा था। सवाल बिल्कुल सही थे और मामा का जवाब भी तार्किक था, लेकिन विजय जानता था कि पुलिस वाले मामा की इस सही बात पर भी विश्वास नहीं करेंगे। विजय ने अंदाजा लगाया था कि पुलिस वाले गड्ढा खुदवाने की बात जरूर करेंगे और ठीक ऐसा ही हुआ। जब पुलिस ने मामा से गड्ढा खुदवाने की बात की तो मामा ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने पुलिस से कहा, आपको गड्ढा खुदवाने का अधिकार नहीं है, पहले कोर्ट से वारंट लेकर आइए। यह सुनकर पुलिस का शक और गहरा गया। उन्हें यकीन होने लगा कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। पुलिस वाले आपस में कहने लगे, अगर इस गड्ढे में कुछ नहीं होता तो ये आदमी गड्ढा खुदवाने देने से क्यों मना करता? भला उसे इससे क्या परेशानी हो सकती है? पुलिस ने मामा से कहा, अब हम वारंट लेकर आएंगे। इसके बाद वे वहां से चले गए। विजय दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसे यह भी पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उसने अपने रजिस्टर में पहले ही हर कदम को विस्तार से लिखा था। जो कुछ हो रहा था वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने रजिस्टर में प्लान किया था। विजय यह जानता था कि जब पुलिस वाले वारंट लेकर आएंगे और उस जमीन को खोदेंगे तो वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और पुलिस वाले उसके बाद उस इंसान को ढूंढेंगे जिसने वह लेटर भेजा था। पर जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, विजय ने एकदम फुल प्रूफ प्लान बनाया था जिसमें चूक होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह कहते हैं ना, अगर आपको पहले से पता हो कि दुश्मन का वार क्या होगा तो आप उसे लड़ाई में कभी नहीं हारोगे, और ऐसा ही हुआ। 2 दिन के बाद पुलिस कोर्ट का वारंट लेकर विजय के मामा के वहां पहुंची और जमीन को खोदने लगी। जमीन को 6 फुट तक खोद देने के बावजूद भी वहां पर पुलिस को कुछ नहीं मिला। इंस्पेक्टर को समझने में देर नहीं लगी कि किसी ने उनको बेवकूफ बनाया है। विजय दूर खड़ा हुआ, यह सब कुछ भी देख रहा था। विजय जानता था कि इसके आगे क्या होने वाला है। पुलिस वाले वहां से चले गए और मामा और उसके बच्चे उस गड्ढे को भरने लगे। विजय यह जानता था कि अब पुलिस वाले उस शख्स को ढूंढेंगे जिसने वह लेटर पोस्ट किया था। विजय यह भी जानता था कि इंस्पेक्टर वर्मा की नज़र में वही वह इंसान हो सकता है जिसने वह लेटर पोस्ट किया था, ताकि विजय के भाई का केस बड़ा बन सके और उस पर कार्रवाई हो सके। इसलिए विजय जानता था कि पुलिस वाले जल्दी ही उसके दरवाजे पर भी जरूर आएंगे और विजय इसके लिए भी तैयार था। विजय ने प्लान ही कुछ इस तरीके का बनाया था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। विजय जानता था कि अब आगे क्या होगा, पुलिस अब आगे क्या करेगी। विजय अपने कमरे में बैठा बैठा यह सोचता रहा कि किस वक्त पुलिस क्या कर रही होगी, और जैसा विजय ने सोचा था वही हुआ। पुलिस थाने में इंस्पेक्टर वर्मा ने सीनियर इंस्पेक्टर को बताया कि
क्योंकि हमने विजय की बताई हुई रिपोर्ट पर तुरंत काम नहीं किया, इस वजह से मुझे शक है कि विजय ने ही यह लेटर पोस्ट किया होगा। हमें विजय को थाने बुलाकर उससे सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए। इस पर सीनियर इंस्पेक्टर ने मना कर दिया और कहा, जब तक तुम्हारे पास सबूत न हो तब तक हम विजय को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि यह लेटर किसी पत्रकार का भेजा हुआ भी हो सकता है। पहले सबूत लाना होगा, तभी हम विजय पर हाथ डाल सकेंगे। इंस्पेक्टर वर्मा समझ गया कि उसे अब क्या करना है। इंस्पेक्टर वर्मा मन ही मन मुस्कुराया और यह सोचने लगा कि यह साबित करना कि वह लेटर विजय ने भेजा है, यह उसके बाएं हाथ का खेल है। तो सबसे पहला काम जो ज्यादातर पुलिस वाले करते हैं, इंस्पेक्टर वर्मा ने भी वही किया। उसने विजय के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए, उस दिन के जिस दिन यह लेटर पोस्ट किया गया था। इंस्पेक्टर वर्मा को लग रहा था कि थोड़ी देर में जब रिकॉर्ड्स आ जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर विजय के कॉल रिकॉर्ड आने पर इंस्पेक्टर वर्मा को पता चला कि उस दिन विजय पूरा दिन अपने खेत पर ही था और वहां पर वह अपने खेत में पानी लगाने गया था। जब पानी लग रहा था तब इंस्पेक्टर वर्मा ने पाया कि विजय की इंटरनेट एक्टिविटी काफ़ी थी और उसने कई लोगों से फ़ोन पर बात भी की। कई फ़ोन उसे रिसीव भी हुए जिन्हें उठाया गया और उन पर बात भी हुई। यह देखकर इंस्पेक्टर वर्मा का दिमाग हिल गया, क्योंकि अब इंस्पेक्टर वर्मा को उस शख्स को पकड़ना था जिसने यह लेटर पोस्ट किया था। उसके बाद सबसे पहले इंस्पेक्टर वर्मा उस पोस्ट ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने के लिए वहां से चला गया, जिस पोस्ट ऑफिस से उस लेटर को पोस्ट किया गया था। वहां जाकर इंस्पेक्टर वर्मा यह देखता है कि एक बूढ़ा लगभग 60 साल का आदमी जो एक पैर से लंगड़ा रहा था पोस्ट ऑफिस में आया। उसने लेटर को पोस्ट किया और वहां से चला गया। पोस्ट ऑफिस से निकलने से पहले उस बूढ़े शख्स ने एक फ़ोन किया, शायद ये बताने के लिए कि उसने लेटर पोस्ट कर दिया है। और वहाँ से पैदल वह बूढ़ा शख्स जिस रास्ते से उस पोस्ट ऑफिस में आया था उसी रास्ते से चला भी गया। ज़्यादा जांच पड़ताल करने पर यह पता चला कि वह उस इलाके से एक बस में बैठा था, जिस इलाके में बहुत ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, क्योंकि वह खेती करने का इलाका था। वहाँ से वह बूढ़ा शख्स एक बस में बैठा। बस पोस्ट ऑफिस के पास रुकी, उसमें से वह उतरा, लेटर पोस्ट किया, वापस उसी बस में चढ़ा और उसी दिशा में चला गया जहां पर एक वक्त के बाद सीसीटीवी फुटेज खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यह बात आप भी समझेंगे कि खेती बाड़ी वाले इलाकों में लोग अपनी खेतों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी नहीं लगवाते। इंस्पेक्टर वर्मा को जांच करने पर पता चला कि जिस इलाके से वह आदमी आया था वह इलाका विजय सालगांवकर का नहीं था। उस जगह से विजय के खेत काफ़ी दूर थे और सीसीटीवी में उस बूढ़े आदमी को देखकर इंस्पेक्टर वर्मा सोच में पड़ गया कि उसे तो विजय पर शक था, पर फुटेज में तो कोई और ही है। अब पता लगाना था कि वह शख्स कौन था। सीसीटीवी फुटेज को देखकर इंस्पेक्टर वर्मा को समझ में आया कि उस इंसान को ढूंढना लगभग नामुमकिन ही था, क्योंकि वह उस इलाके में जाकर गायब हो गया था जहां पर सीसीटीवी फुटेज खत्म हो जाते थे। क्योंकि यह बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि खेत की रखवाली के लिए कोई भी किसान सीसीटीवी नहीं लगवाता। जहां से वह शख्स चलकर आया था वह इलाका विजय के खेत की लोकेशन से काफ़ी दूर था और इंस्पेक्टर वर्मा को यह बात पता चल चुकी थी कि लेटर पोस्ट वाले दिन विजय अपनी खेत पर पानी लगा रहा था। उसकी इंटरनेट एक्टिविटी और फ़ोन पर बातचीत इस बात को साबित करती थी कि उसने यह नहीं किया। इंस्पेक्टर वर्मा के मन में फिर भी एक शक था कि अगर यह विजय ने नहीं किया है तो ज़रूर विजय ने किसी से करवाया होगा। अपने इस शक को दूर करने के लिए इंस्पेक्टर वर्मा ने उस इलाके के सेल टावर के सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालने की रिक्वेस्ट डाल दी, जिस इलाके में वह पोस्ट ऑफिस आता था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिख रहा था कि वह अपाहिज इंसान लेटर पोस्ट करने के बाद बाहर आता है और किसी को फ़ोन करता है, शायद ये बताने के लिए कि उसने लेटर पोस्ट कर दिया है। इसकी रिक्वेस्ट डालकर इंस्पेक्टर वर्मा इंतज़ार करने लगा। वहीं दूसरी तरफ विजय अपने घर के कमरे में बैठकर यह सब सोच रहा था कि पुलिस किस वक्त क्या कर रही होगी, क्योंकि यह सब प्लानिंग विजय की ही थी। विजय जानता था कि उसके किस एक्शन का क्या रिएक्शन होगा। पुलिस कहाँ जाएगी, उसे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, उसके बाद पुलिस क्या करेगी, ये सब वह जानता था। कुछ दिनों के बाद जब उस सेल टावर के सारे रिकॉर्ड्स पुलिस के पास आ गए, तब इंस्पेक्टर वर्मा ने पाया कि उस सेल टावर से कुल मिलाकर
75,000 से भी ज्यादा कॉल उस वक्त या तो की गई थी या उस दौरान बातचीत हुई थी। इतने सारे कॉल रिकॉर्ड्स को छानबीन करना आसान नहीं था। 75,000 कॉल्स का डेटा निकालना रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा था, जिसमें बहुत वक्त भी लगने वाला था। 75,000 कॉल्स का डेटा निकालने का मतलब था कि जितनी भी कॉल उस समय एक्टिव थीं, उन सब के मालिक से बात करना कि वे सारे कैसे विजय से रिलेट होते हैं या फिर होते भी हैं या नहीं। ये सब कुछ देखकर इंस्पेक्टर वर्मा को विजय पर बहुत गुस्सा आया, और वहीं दूसरी तरफ विजय यह जानता था कि यह सब कुछ पुलिस कर रही होगी। विजय इस बात को लेकर परेशान तो था कि इस सब की वजह से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लंबी खींच रही है, पर विजय की नज़र में पुलिस के कुछ न करने से लंबी इन्वेस्टिगेशन करना बेहतर था। पुलिस को 3 हफ्ते का समय लगा सारे 75,000 कॉल्स को ढूंढने में और पता लगाने में कि उन सारे 75,000 कॉल्स का विजय से कोई संबंध नहीं था। अब इंस्पेक्टर वर्मा को लगने लगा कि या तो पोस्ट ऑफिस से बाहर निकलकर उस बुजुर्ग शख्स ने व्हाट्सएप कॉल की होगी या फेसबुक कॉल की होगी, या फिर यह भी हो सकता है कि कोई कॉल की ही ना गई हो और वह बुजुर्ग शख्स बस मोबाइल निकालकर अपने कान पर लगाकर किसी से बात करने का नाटक कर रहा हो ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। जब उन 75,000 कॉल्स का कोई भी संबंध विजय से नहीं निकला, तब उन्होंने उस कॉल वाली इन्वेस्टिगेशन को वहीं पर बंद कर दिया। अब वे अच्छी तरह से ढूंढने लगे कि वह शख्स था कौन, पर यह करने के लिए अब इंस्पेक्टर वर्मा को कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। इंस्पेक्टर वर्मा सोच में पड़ गया कि अब वह अपनी इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू करे। इंस्पेक्टर वर्मा ने इसके बाद अपना सारा फोकस विजय पर लगा दिया। इंस्पेक्टर वर्मा के दिमाग से यह बात जा ही नहीं रही थी कि यह करने वाला विजय के अलावा कोई और हो सकता है, क्योंकि इस जांच को घुमाने में और जांच को शुरू करवाने में सिर्फ विजय का ही फायदा था और किसी का फायदा नहीं था। ऐसे में इंस्पेक्टर वर्मा ने अपना सारा फोकस सिर्फ विजय पर लगाया और यह जानने की कोशिश की कि जिस दिन वह लेटर पोस्ट किया गया था, उस दिन विजय की पूरी दिनचर्या क्या थी। जाहिर सी बात है कि विजय यह भी जानता था कि इंस्पेक्टर वर्मा यह भी करेगा, पर एक बार इंस्पेक्टर वर्मा ने सीधे विजय से जाकर पूछने में ही समझदारी समझी। उसने सोचा, मैं उससे थोड़ा सख्ती से बात करूंगा और सीधे सीधे उससे पूछ लूंगा कि क्या वह लेटर उसने भेजा है, क्या इस जांच को घुमाने में उसका हाथ है, या ऐसी कोई बात है जो वह पुलिस को बताना चाहता है। तो इंस्पेक्टर वर्मा सीधे विजय के घर पहुंच गया और विजय से जाकर मिला। इंस्पेक्टर वर्मा को लग रहा था कि विजय सिर्फ एक 20 साल का लड़का है जो अभी कॉलेज में है, जिसका इससे पहले का कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है। विजय का बैकग्राउंड बिल्कुल साफ है। इंस्पेक्टर वर्मा ने सोचा कि अगर वह उससे सीधे जाकर बात करेगा, थोड़ा अपने व्यवहार में और बातों में सख्ती दिखाएगा, तो विजय डर जाएगा, सारी बात कबूल कर लेगा और इंस्पेक्टर वर्मा को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वह विजय को झूठी रिपोर्ट लिखवाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेगा। ये सारी बातें इंस्पेक्टर वर्मा के दिमाग में चल रही थी जब वह विजय के सामने खड़ा था। इंस्पेक्टर वर्मा विजय से सीधा सीधा एक सवाल पूछता है, क्या वह लेटर तुमने भेजा था? विजय कहता है, आप कौन से लेटर की बात कर रहे हैं? इंस्पेक्टर वर्मा कहता है, जिसमें यह लिखा है कि तुम्हारे भाई का खून हो गया है। विजय कहता है, क्या आप मुझे यह बताने आए हैं कि मेरे भाई का खून हो गया है? अगर मेरे भाई का खून हुआ है तो किसने किया है और कहाँ है उसकी लाश? कमाल कर दिया इंस्पेक्टर साहब, भले ही आप बुरी खबर लेकर आए हैं, मगर खबर तो लेकर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास था कि पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगी। तो बताइए, कहाँ है उसकी लाश? इंस्पेक्टर वर्मा को समझ में आ जाता है कि खून का जिक्र करके वह अपनी ही बात में फंस गया है, क्योंकि अगर उसने विजय से कहा है कि खून हुआ है तो अब इंस्पेक्टर वर्मा को लाश के बारे में भी बताना होगा। पर यहाँ पर समस्या यह थी कि इंस्पेक्टर वर्मा को न ही खून के बारे में पता था और न ही इस बारे में कि लाश कहाँ है। फिर इंस्पेक्टर वर्मा को समझ में नहीं आया कि अब वह क्या कहे। तो इंस्पेक्टर वर्मा सीधे सीधे मुद्दे की बात पर आ जाता है और कहता है, हमें नहीं पता कि तुम्हारे भाई का खून हुआ है या नहीं हुआ। हमें बस एक लेटर मिला है पुलिस थाने में और उस लेटर में यह लिखा है कि तुम्हारे भाई का खून हो गया है। हमें लग रहा है कि किसी ने इस जांच को तेजी से रफ्तार देने के लिए झूठा लेटर पुलिस थाने को भेजा है। इस पर विजय कहता है, इंस्पेक्टर साहब,
जब मैं पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा था अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तब आप उस रिपोर्ट को लिखने को तैयार नहीं थे। अब आप कह रहे हैं कि किसी ने लेटर भेजकर मेरे भाई के खून हो जाने की जानकारी आपको दी है। आप खून की जांच करने में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, मगर आपको परेशानी इस बात से है कि किसी ने लेटर लिखकर पुलिस थाने में भेज कैसे दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको समस्या है किस बात से। विजय के मुंह से इन बातों को सुनकर इंस्पेक्टर वर्मा को बहुत गुस्सा आता है और इंस्पेक्टर वर्मा फैसला कर लेता है कि अब वह इस पूरे केस को सुलझा कर ही रहेगा। देखा जाए तो विजय भी यही चाहता था कि केस सुलझे, पर विजय के मन में एक शक भी था कि कहीं लेटर भेजकर उसने अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है। हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए दोस्तों कि विजय भी आपकी और मेरी तरह ही एक इंसान है। उसके मन में डर रहा होगा, मगर वह ज्यादा घबराया नहीं, क्योंकि वह अपने भाई के लिए परेशान था। इंस्पेक्टर वर्मा वहां से चला जाता है। विजय अपने मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, मुझे पता है इंस्पेक्टर वर्मा, तुम इसके बाद अब क्या क्या करोगे, क्योंकि तुम जो कर रहे हो और जो हो रहा है वह सब कुछ मैंने लिखा है। इंस्पेक्टर वर्मा सीधे थाने जाता है और अपने कांस्टेबल को आदेश देता है। जिस दिन हमें वह लेटर मिला था, उस दिन विजय ने सुबह से लेकर रात तक क्या क्या किया, उसकी पूरी जानकारी मुझे अभी चाहिए। यह सुनकर कांस्टेबल तुरंत हरकत में आता है और वहां से भागता है। वह कांस्टेबल तुरंत वीडियो ऑफिसर से संपर्क करता है और 2-3 लोगों की टीम बनाकर विजय के घर के लिए रवाना हो जाता है। कांस्टेबल यह जानता था कि विजय ने उस दिन क्या क्या किया था। ये विजय से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। साथ ही अगर विजय झूठ बोलेगा या सच, तो ये उनकी पुष्टि तब हो जाएगी जब वे विजय की बातों को उस इलाके के लोगों से वेरीफाई करेंगे। करीब 2 घंटे बाद पुलिस की टीम विजय के घर पहुंच जाती है। वे दरवाज़ा खटखटाते हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए विजय ही आता है। अपने दरवाजे पर पुलिस की टीम को देखकर विजय पहले तो मन ही मन मुस्कुराता है, लेकिन फिर वह थोड़ा घबराया हुआ या डरा हुआ दिखने की कोशिश करता है। इंस्पेक्टर वर्मा खुद विजय के घर जाकर उससे लेटर के बारे में पूछने के लिए बात करेंगे, इस बात के लिए विजय तैयार नहीं था। विजय ने ऐसा नहीं सोचा था कि इंस्पेक्टर वर्मा कभी इस तरह उससे उसके घर आकर पूछताछ करेंगे, लेकिन विजय ने इस स्थिति को संभाल लिया। विजय जानता था कि अब जो टीम उसके घर आई है उसके लिए वह पूरी तरह तैयार है, क्योंकि यह भी विजय की पहले से तैयार की हुई प्लानिंग का हिस्सा था। कांस्टेबल विजय से पूछता है, विजय, मैं जो भी तुमसे पूछ रहा हूं उसका सीधा और सही जवाब देना। इस पर विजय जवाब देता है, मेरा भाई 1 महीने से लापता है और आप मुझसे पूछताछ करने आ गए हैं, जैसे मैंने ही उसे गायब किया। क्या मैं जान सकता हूं कि इस पूछताछ की वजह क्या है? कांस्टेबल विजय के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहता है, सवाल पूछने का काम मेरा है, तुम्हारा काम है सिर्फ जवाब देना। विजय कहता है, ठीक है, पूछिए। कांस्टेबल पूछता है, 2 अक्टूबर को तुमने पूरे दिन क्या क्या किया, हमें पूरी डिटेल में बताओ। 2 अक्टूबर वही दिन था जिस दिन वह लेटर पोस्ट किया गया था। विजय तुरंत समझ जाता है कि उसका प्लान सही दिशा में काम कर रहा है। इस पर विजय जवाब देता है, 2 अक्टूबर 1 महीने से भी ज़्यादा पुरानी बात है। मेरे लिए वह एक आम दिन जैसा ही था। सारी बातें डिटेल में याद करना मुश्किल है। इस पर कांस्टेबल कहता है, तुम्हें उस दिन की सारी बातें डिटेल में याद करना बहुत ज़रूरी है। विजय अपने दिमाग में सोचता है कि उसकी योजना के अनुसार उसका यह कहना बेहद ज़रूरी था कि वह एक पुराना दिन था और उसमें कुछ खास नहीं हुआ, इसलिए उसे उस दिन की बातें याद नहीं हैं। विजय जानता था कि अगर वह 2 अक्टूबर के बारे में पूछे जाने पर पुलिस वालों को सब कुछ डिटेल में बता देता तो पुलिस का शक और भी ज़्यादा पक्का हो जाता कि विजय ने ही वह लेटर पोस्ट किया था। विजय ने पहले से यह योजना बनाई थी कि जब उससे 2 अक्टूबर के बारे में पूछा जाएगा तो वह यही कहेगा कि वह दिन एक साधारण दिन जैसा था, इसलिए उसे कुछ खास याद नहीं। विजय के मुंह से यह जवाब सुनकर पुलिस वाले थोड़े चौंक जाते हैं। उन्हें लगा था कि 2 अक्टूबर के बारे में पूछे जाने पर विजय तोते की तरह सब कुछ बताना शुरू कर देगा, जो उसने उस दिन के लिए कहानी बना रखी होगी या याद कर रखी होगी। लेकिन विजय का जवाब उल्टा था और बेहद सामान्य था। यह सामान्य इस मायने में था कि अगर विजय की जगह कोई और आम व्यक्ति होता जिसने कोई अपराध नहीं किया होता तो उसका जवाब भी यही होता, बहुत पुरानी बात है, मुझे डिटेल में सब कुछ याद नहीं।
विजय जानता था कि पुलिस वाले उससे सवालों के जवाब लिए बिना वहां से जाने वाले नहीं हैं। इसलिए विजय कहता है, 2 अक्टूबर मेरे लिए एक आम दिन जैसा ही था। हमारे खेत में पानी लगाया जा रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद उस दिन मैं खेत में पानी लगाने चला गया था, और अगर मैंने पानी लगाया होगा तो पूरा दिन वहीं बिताया होगा। इसके अलावा उस दिन को लेकर मैं आपको क्या बताऊं, मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है। विजय के मुंह से यह जवाब सुनकर पुलिस वाले थोड़ा चौंक गए, क्योंकि वे किसी और ही तरह के जवाब की उम्मीद लेकर आए थे। कांस्टेबल तुरंत इंस्पेक्टर वर्मा को फोन करता है और कहता है, विजय को 2 अक्टूबर की मिनट बाय मिनट डिटेल याद नहीं है। वह इसे पुराना दिन बता रहा है और कह रहा है कि उस दिन कुछ भी खास नहीं था। बस इतना कह रहा है कि शायद वह खेत में पानी लगाने गया होगा और पूरा दिन वहीं रहा होगा। इंस्पेक्टर वर्मा अपनी टीम को वापस बुला लेता है। पुलिस की टीम विजय के घर से चली जाती है। विजय फिर से अपने मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। विजय जानता था कि अब पुलिस वाले उसके इलाके में छानबीन करेंगे, उसके मिलने जुलने वालों से पूछेंगे और उसके रिश्तेदारों से पूछताछ करेंगे कि विजय ने उस दिन क्या क्या किया था। मतलब विजय ने जो कुछ भी कहा उसे पुलिस के लिए वेरीफाई करना बेहद जरूरी था। पुलिस कांस्टेबल को विजय के इलाके में पूछताछ करने के बाद पता चला कि वहां के लोगों को भी विजय की 2 अक्टूबर की दिनचर्या के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। उनका यही कहना था कि विजय ही बेहतर बता सकता है कि उसने उस दिन क्या किया, क्योंकि वह दिन उनके लिए आम दिनों जैसा ही था। हालांकि पुलिस को यह जानकारी जरूर मिली कि 2 अक्टूबर को विजय ने अपने खेत में पानी लगाया था। ये पानी उसने किसी दूसरे व्यक्ति के ट्यूबवेल से लगवाया था, जिसके लिए विजय ने ट्यूबवेल मालिक को 400 रुपये दिए थे। ट्यूबवेल मालिक को याद था कि विजय ने यह पैसे उसी दिन दिए थे। इसके अलावा पुलिस ने जब विजय के कॉल रिकॉर्ड्स को दोबारा खंगाला तो उन्हें पता चला कि विजय ने उस दिन काफ़ी इंटरनेट का इस्तेमाल किया था, जो ज़्यादातर फिल्मों को देखने के लिए था। उस दिन विजय को कई फ़ोन आए थे और उसने खुद भी कुछ फ़ोन किए थे। इन सब जानकारियों से यह साफ हुआ कि विजय की दिनचर्या में शक करने जैसा कुछ नहीं था। जहाँ तक उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात थी जिसने वह लेटर पोस्ट किया था, उसकी फ़ोटो इलाके में दिखाने पर भी किसी ने उसे पहचानने का दावा नहीं किया। पुलिस ने वह फ़ोटो आसपास के दूसरे थानों में भी भेजी, लेकिन वहाँ से भी यही जवाब आया कि उस आदमी को कोई नहीं जानता। इंस्पेक्टर वर्मा की जांच एक बार फिर से एक निष्कर्षहीन मोड़ पर आ गई। इस बीच जांच का दायरा बढ़ चुका था और यह मामला इलाके के पुलिस अधीक्षक एसपी तक पहुंच गया था। एसपी ने इंस्पेक्टर वर्मा को ऑफिस में बुलाया और पूरे मामले की जानकारी मांगी। इंस्पेक्टर वर्मा ने एसपी को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद एसपी ने इंस्पेक्टर वर्मा को सख्त आदेश दिया कि वह जल्दी से जल्दी विजय के भाई का पता लगाए और इस केस को खत्म करे। एसपी ने यह भी कहा कि अगर वाकई में वह लेटर किसी पत्रकार ने भेजा होगा तो यह मामला पुलिस विभाग की बहुत बड़ी बदनामी का कारण बन सकता है। आदेश मिलते ही इंस्पेक्टर वर्मा ने विजय के भाई रवि के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले और रवि की आखिरी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की। बहुत आसानी से इंस्पेक्टर को यह बात पता चल गई कि रवि उस दिन, जिस दिन वह माल की डिलीवरी करने के लिए गया था, उसी दिन उसने माल की डिलीवरी न करके मुंबई जाने का फैसला किया। रवि मुंबई में एक लड़की से लंबे समय से फ़ोन पर बात कर रहा था और उस लड़की से मिलने के लिए वह मुंबई चला गया था बिना अपने घर वालों को बताए। रवि जिंदा था और उस लड़की के साथ मुंबई में रह रहा था। जब पुलिस की एक टीम मुंबई में रवि के पास पहुंची तो रवि से पूछा गया, तुम अगर इस लड़की से प्यार करते हो या इससे शादी करना चाहते हो तो ये बात अपने घर वालों को क्यों नहीं बताई? इस पर रवि का जवाब था, मेरे घर वाले इस बात को मानेंगे नहीं, इसलिए भागने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। खैर, पुलिस वालों का काम रवि को ढूंढना था, उसे गिरफ्तार करना नहीं। ये जानकर कि रवि जिंदा है और सही सलामत है, इंस्पेक्टर वर्मा ने विजय से मिलने का फैसला किया। इंस्पेक्टर वर्मा ने विजय को बताया, तुम्हारा भाई रवि मुंबई में है, जिंदा है, सही सलामत है और एक लड़की के साथ वहाँ प्रेम संबंध में रहता है। उसका कहना है कि तुम इस रिश्ते को मानोगे नहीं, इसलिए वह घर से भाग गया था। इस पर विजय का जवाब था, शुक्रिया, आपने मेरे भाई को ढूंढा और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि वह सही सलामत है। धन्यवाद। अब आप अपने पुलिस स्टेशन वापस जा सकते हैं और मैं भी अपने घर जा रहा हूँ।
ये कहकर विजय वहां से अपने घर की तरफ चल दिया और अपने घर वापस आ गया। इंस्पेक्टर वर्मा इस बात की गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहा था कि वह शख्स कौन था जिसने वह लेटर पोस्ट किया। इंस्पेक्टर वर्मा ने विजय का रिकॉर्ड निकाल कर देखा था। वह बिल्कुल साफ और बेदाग था। विजय के कॉल रिकॉर्ड्स और उसकी उस दिन की लोकेशन में भी कुछ भी शक करने जैसा नहीं था। इंस्पेक्टर वर्मा को कई दिन बीत गए और रातों को नींद नहीं आई, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि अगर यह विजय ने किया तो कैसे किया, और अगर यह किसी और ने किया तो वह कौन हो सकता है और उसका रवि से या विजय के परिवार से क्या लेना देना था। पर इंस्पेक्टर वर्मा के दिमाग से यह बात निकल ही नहीं रही थी कि इसमें किसी और का हाथ हो सकता है। इंस्पेक्टर वर्मा को पता था कि यह विजय ने नहीं किया है, बस वह यह नहीं समझ पा रहा था कि कैसे, और इसका जवाब सिर्फ विजय ही दे सकता था। लेकिन इंस्पेक्टर वर्मा यह भी जानता था कि वह सीधे सीधे विजय से इस सवाल को कभी नहीं पूछ सकता, क्योंकि विजय उसे कभी सच नहीं बताएगा। इंस्पेक्टर वर्मा ने अपनी तरफ से काफी दिमाग लगाने की कोशिश की कि क्या हुआ होगा, लेकिन वह कभी भी किसी सटीक जवाब पर नहीं पहुंच पाया। जब काफी दिन बीत गए तो इंस्पेक्टर वर्मा को लगा कि विजय से पूछने के अलावा अब उसके पास और कोई चारा नहीं रह गया है। इंस्पेक्टर वर्मा यह बात जानता था कि अगर यह विजय ने ही किया है और वह इस केस को सुलझा नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि विजय ने पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक बनाकर रख दिया है। जल्दी ही इस केस की जानकारी इलाके के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी ऑफिस तक भी पहुंच गई। एसपी ने इंस्पेक्टर वर्मा को फिर से बुलाया और उससे पूछा, मेरे कानों में एक बात पड़ी है कि तुम एक शख्स जिसने पुलिस को झूठी अफवाह देने की कोशिश की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है और जिसे हम कैमरे पर देख सकते हैं, उसे अब तक ढूंढ नहीं पाए हो। मैं इसका कारण जान सकता हूँ? इस पर इंस्पेक्टर वर्मा कहता है, सर मैं आपसे इस बारे में खुलकर बात करना चाहता हूँ। एसपी कहते हैं, बताओ। इंस्पेक्टर वर्मा कहता है, सर मुझे इस मामले में विजय पर शक है, पर ताज्जुब की बात यह है कि मैंने अपनी तरफ से सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि अगर ये सब विजय ने किया है तो ये सब उसने किया कैसे, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स और उसकी लोकेशन बता रहे हैं कि वह उस दिन अपने खेत पर पानी लगा रहा था। वर्मा आगे कहता है, विजय के परिवार में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं है। दूर के रिश्तेदार हैं जिनसे उनकी ज़्यादा बनती नहीं। वह लेटर विजय के अलावा और कोई नहीं भेज सकता, क्योंकि विजय ही चाहता था कि उसके भाई की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखी जाए, और वह मैंने लंबे समय तक लिखी नहीं थी। मुझे शक है कि विजय ने ही यह किया है, पर कैसे किया है ये मैं समझ नहीं पा रहा। विजय ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक बना दिया है। पूरे डिपार्टमेंट को उसने घुटनों पर ला दिया है। इस मामले में विजय से पूछे जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। इंस्पेक्टर वर्मा एसपी से अनुरोध करता है, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली हैं। वर्मा आगे कहता है, मैं विजय के दूर के रिश्तेदारों में भी पता कर चुका हूँ। विजय का ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जो बूढ़ा हो, जिसका पेट बाहर हो और अपाहिज हो। दूसरी बात यह भी है कि विजय के किसी रिश्तेदार का इस गांव में आने जाने का कोई रिकॉर्ड हमारे पास पिछले 2 साल का नहीं है। इंस्पेक्टर वर्मा कहता है, आमतौर पर मुजरिम कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है जो उसकी तरफ इशारा करता हो, पर इस केस में यह मोटा शख्स कहाँ से आया और कहाँ गायब हो गया, हम इस बात की कोई जानकारी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अगर ये बात मीडिया में लीक हो गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी कि हम एक शख्स को नहीं ढूंढ पाए। इंस्पेक्टर वर्मा एसपी को अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन बताता है कि उसने कब और कैसे यह की। एसपी इस मामले में कहते हैं, क्या हमने केस सॉल्व कर दिया है? इंस्पेक्टर वर्मा कहता है, हाँ हमने सॉल्व कर दिया है। तो एसपी कहते हैं, एफआईआर बंद कर दो, मीडिया में बता दो कि हमने केस सॉल्व कर दिया है, और इस बूढ़े अपाहिज शख्स के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसी बात जिससे हमारी बदनामी हो उनके सामने रखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी फाइल बंद कर दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर इंस्पेक्टर वर्मा वहाँ से उठता है और अपने घर के लिए चल देता है। एसपी से इस मीटिंग को कई दिन बीत जाते हैं। इंस्पेक्टर वर्मा सोच ही नहीं पा रहा था कि यह सब हुआ कैसे। आखिरकार इंस्पेक्टर वर्मा विजय से मिलने का फैसला करता है, एक पुलिस वाले की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह, और विजय से साफ साफ पूछने का फैसला करता है कि यह सब उसने कैसे किया।
इंस्पेक्टर वर्मा विजय को फोन करता है और उसे एक अलग सुनसान जगह पर बुलाता है। विजय जाहिर सी बात है आने की वजह पूछता है। इंस्पेक्टर वर्मा उससे कहता है, मैं तुमसे एक पुलिस वाले के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान होने के नाते मिलना चाहता हूं और तुमसे मिलने की मेरे पास एक बहुत बड़ी वजह है। तुम आओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। विजय मान जाता है और बताई हुई जगह पर मिलने पहुंच जाता है। जब विजय वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि इंस्पेक्टर वर्मा वहां पुलिस की वर्दी में नहीं बल्कि साधारण कपड़ों में खड़े हुए हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। विजय उनके पास जाकर कहता है, बताइए, आपने मुझे गांव से इतनी दूर मिलने के लिए क्यों बुलाया? आपका इरादा मुझे किडनैप करने का है क्या? यह बात उसने हंसकर कही। इंस्पेक्टर वर्मा कहते हैं, नहीं विजय, मैंने तुम्हें यहां एक बहुत ही जरूरी काम से बुलाया है, पर उससे पहले मैं तुमसे एक बात की माफी मांगना चाहता हूं। विजय कहता है, आप मुझसे माफी मांगना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पाया इस बात को। इंस्पेक्टर वर्मा कहते हैं, जब तुम अपने भाई के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाने मेरे पास आए थे तब मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं की और न ही तुम्हारे भाई के केस को ज्यादा गंभीरता से लिया। मैं उसके लिए तुमसे माफी चाहता हूं। मैं ये माफी तुमसे पुलिस स्टेशन में नहीं मांग सकता था, वरना पुलिस वाले उल्टी सीधी बातें करते। हो सकता है पुलिस का नाम भी बदनाम होता। इस पर विजय कहता है, अगर पुलिस किसी कारण से किसी केस पर काम नहीं कर पा रही है तो आपको नहीं लगता कि पुलिस को साफ साफ शिकायतकर्ता को यह बात बता देनी चाहिए कि हम अभी दूसरे मामलों में व्यस्त हैं और तुम्हारे केस को अभी उतना वक्त हम नहीं दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इसमें पुलिस की कहीं से बदनामी है। इंस्पेक्टर वर्मा कहते हैं, हाँ, तुम जो कह रहे हो वह सही है, पर आम तौर पर हम पुलिस वालों से माफ़ी की उम्मीद नहीं की जाती। फिर भी तुम्हारे भाई का केस तुरंत दर्ज न करने के लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ और मैं आगे से यह सुनिश्चित करने की कोशिश करूँगा कि कोई भी शिकायतकर्ता मेरे पुलिस थाने से मायूस होकर वापस न लौटे। इस पर विजय कहता है, अगर आप वाकई में यह माफ़ी दिल से मांग रहे हैं तो मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया है, पर मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि आपने मुझे यहाँ सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए नहीं बुलाया है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इस पर इंस्पेक्टर वर्मा मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, तुम एक बहुत ही समझदार और थोड़े चालाक इंसान हो विजय। मैं हमेशा से जानता था कि जो लेटर हमें पुलिस थाली में मिला था वह तुमने ही भेजा था और मुझे आज ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं उस केस को सुलझा नहीं पाया। मैं बस तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि तुमने यह कैसे किया। इस पर विजय कहता है, मैं नहीं जानता कि आप किस लेटर और किस केस की बात कर रहे हैं। इस पर इंस्पेक्टर वर्मा कहते हैं, देखो विजय, मैं तुम्हारे मन की घबराहट और ये समझ सकता हूँ कि तुम इस केस के बारे में बात नहीं करना चाहते और मैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं मानता। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो हमसे इस मामले में खुलकर बात नहीं करता, पर मेरा तुमसे यह पूछना कि तुमने यह कैसे किया बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा इंसान किसी भी तरीके का जुर्म करे और फिर पुलिस के हाथों से बचकर निकल जाए। अगर पुलिस के हाथों से मुजरिम बचकर निकलते रहेंगे तो तुम्हारी ही तरह बहुत से लोगों को इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं एक पुलिस वाला होने के नाते नहीं बल्कि एक आम शख्स होने के नाते तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने जो किया वह कैसे किया, ताकि हमें भविष्य में दूसरे केस को सुलझाने में इस बात से प्रेरणा मिल सके। यह सुनकर विजय थोड़ा सोच में और चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि एक तरह से इंस्पेक्टर वर्मा की बात सही थी कि कोई भी मुजरिम जुर्म करने के बाद पुलिस के हाथों से बचकर नहीं निकलना चाहिए। पर विजय यह जानता था कि वह वहां खड़े हुए इंस्पेक्टर वर्मा के सामने यह नहीं बता सकता था कि उसने यह कैसे किया। विजय कहता है, आप जो पूछ रहे हैं मैं उसके बारे में नहीं जानता और मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, पर आप उम्मीद बनाए रखिए। भगवान ने चाहा तो जल्दी आपको पता चल जाएगा कि वह शख्स कौन था और जो कुछ भी हुआ वह कैसे हुआ। मुझ पर नहीं, आपको भगवान पर भरोसा रखने की जरूरत है। यह कहकर विजय वहां से चला जाता है और इंस्पेक्टर वर्मा मायूस होकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इंस्पेक्टर वर्मा ने इस बात को लेकर विजय को कभी भी दोषी नहीं ठहराया कि क्यों उसने उनकी व्यक्तिगत रिक्वेस्ट पर भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि इंस्पेक्टर वर्मा जानते थे कि विजय की जगह कोई भी होता तो वह अपने आप को बचाने के लिए ऐसा जरूर करता। विजय जब वहां से लौटा तो बहुत ज्यादा सोच में पड़ा हुआ था। विजय को लगातार 2 दिन तक नींद नहीं आई और विजय मन ही मन यह सोच रहा था कि इंस्पेक्टर वर्मा की बात सही थी या नहीं।
और विजय इंस्पेक्टर वर्मा को सब कुछ सही सही बताने का फैसला कर लेता है, पर अपने तरीके से। 3 दिन के बाद इंस्पेक्टर वर्मा को उनके पुलिस थाने में एक लेटर प्राप्त होता है। उस लेटर पर लिखने वाले का नाम नहीं था। इंस्पेक्टर वर्मा उस लेटर को खोलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। अब उस लेटर पर हूबहू लिखा हुआ था, वह मैं आपको बताता हूँ। लेटर में लिखा था, हेलो इंस्पेक्टर वर्मा, मैं कौन हूँ ये तो आप समझ ही गए होंगे और आप शायद इस बात को लेकर परेशान हैं कि इससे पहले जो लेटर आपको रिसीव हुआ था वह कैसे रिसीव हुआ था और क्या हुआ था उस दिन। इंस्पेक्टर वर्मा, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि जब भी कोई केस हाई प्रोफाइल होता है तो उस पर पुलिस बहुत जल्दी एक्शन लेती है, और वहीं कोई आम आदमी अगर अपनी शिकायत को लिखवाने के लिए पुलिस थाने जाए तो पुलिस वाले उसे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाते हैं। मैं जब आपके पुलिस थाने में आया था तो कई दिन पुलिस थाने के चक्कर लगाने के बाद मुझे यह बात समझ में आ गई थी कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी मेरे केस में नहीं है। मेरा भाई कई दिन से लापता था और उसके लापता होने की जानकारी भी मुझे उसके लापता होने के चौथे दिन मिली थी। मेरी नज़र में मैं पहले से ही काफ़ी लेट था, पर जब मुझे यह बात समझ में आई कि आप लोग मेरी कंप्लेंट नहीं लिख रहे हैं तो मेरे पास कोई चारा नहीं रह गया था इस मामले को बड़ा बनाने के लिए। मामला बड़ा बनता, फैलता, मीडिया तक बात पहुंचती तो पुलिस अपने आप ही इस केस पर काम करने को तैयार हो जाती, जो कि आप भी जानते हैं कि हुआ भी कुछ वैसा ही। अब आपको यह जानना चाहिए कि मैंने जो कुछ भी किया वह कैसे किया। तीसरी बार जब मैं पुलिस थाने आया था और वहाँ पर मैंने आपके मुंह से यह सुना कि जब भी तुम्हारा भाई मिलेगा हम तुम्हें बता देंगे। उस दिन जब मैं घर वापस आया तो मैंने खुद से यह वादा किया कि यही पुलिस जो मेरे भाई का केस दर्ज नहीं कर रही है, यही पुलिस मेरे भाई को ढूंढ कर निकालेगी। और मैंने उसी दिन से अपना नसीब खुद लिखना शुरू कर दिया। वर्मा साहब, पुलिस वालों को सबसे पहले वही बात पता होती है जो उनके सामने रखी जाती है। पुलिस वाले भगवान नहीं होते। धीरे धीरे जब वह केस पर काम करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि दरअसल सच्चाई क्या है। मैंने भी इसी बात का पूरा फायदा उठाया। तीसरे दिन जब मैं पुलिस थाने जा रहा था तो रास्ते में मेरे एक रिश्तेदार मामा का घर पड़ता है। मैंने वहाँ पर देखा कि मेरे मामा के बेटे ने वहाँ पर मेरे मामा की गैर मौजूदगी में एक स्विमिंग पूल खोदने की कोशिश की थी, पर जिस दिन मेरे मामा वापस आ गए उस दिन उन्हें उनके बेटे का यह स्विमिंग पूल बनाने का फैसला बहुत बचकाना और बच्चों जैसा लगा और उन्होंने उस गड्ढे को पूरा खोदने से पहले ही भरवा दिया। अगर आप मुझसे सच पूछें तो मैंने इसी बात का फ़ायदा उठाया। मैंने पुलिस थाने में एक लेटर भेजा जिसमें लिखा हुआ था कि आपसी दुश्मनी की वजह से रवि को उसके मामा ने मार दिया है और अपने ही आंगन में दफना दिया है। मैं जानता था कि उस लेटर पर कार्रवाई ज़रूर होगी क्योंकि उसमें खून की जानकारी दी गई थी। पुलिस इस बात को वेरीफाई करने के लिए ज़रूर आएगी कि क्या वहाँ पर वाकई में कोई लाश दफनाई गई है या नहीं, और ऐसा हुआ भी। आपकी एक टीम मेरे मामा के घर पर आई और मामा से पूछताछ करने लगी और कहने लगी कि हमें यह गड्ढा खोद कर दिखाओ। हालांकि मेरे मामा उस समय सच बोल रहे थे कि उस गड्ढे में कुछ भी नहीं है, मगर समाज में उनकी बदनामी न हो जाए इस वजह से उन्होंने गड्ढा वहीं तुरंत खुदवाने से मना कर दिया और आप लोगों से वारंट के लिए कहा। मैं जानता था कि मेरे मामा ऐसा ज़रूर कहेंगे क्योंकि समाज में उनकी बेइज्जती होती। लेटर मिलने की वजह से आप लोगों ने मेरे मामा से जो सवाल पूछा था वह सही था, पर मेरे मामा ने भी उस समय जो जवाब दिए वह सारे भी सही थे। मेरे मामा के आंगन में कोई लाश नहीं थी। मुझे पता था कि आप वारंट ज़रूर लाएंगे, जो कि आप लाए भी, और आंगन को खोदने पर आपको पता चल गया था कि वहाँ पर कोई लाश नहीं है। उसके बाद मुझे पता था कि आप लोग अब उस शख्स को ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेंगे जिसने वह लेटर पुलिस थाने में भेजा था। इसके लिए मैं यह जानता था कि पुलिस क्या क्या कदम उठाएगी। पुलिस सबसे पहले उस पोस्ट ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज निकालेगी, अंदर का और बाहर का, जिसमें वह शख्स आता हुआ और लेटर पोस्ट करता हुआ दिख रहा। उसके बाद आप लोग सीसीटीवी फुटेज को फॉलो करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि वह शख्स कहाँ से आया था। तो मुझे पता था कि मुझे आपको सीसीटीवी की रेंज से बाहर लेकर जाना है। इतना तो आप भी समझते होंगे वर्मा साहब कि लोग अपनी खेत की रक्षा करने के लिए वहाँ पर सीसीटीवी नहीं लगवाते, और मैंने ऐसी बात का फ़ायदा उठाया। मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन को उस दिशा में ले गया जहाँ पर सीसीटीवी खत्म हुए थे।
और बस ने मुझे वहीं पर उतारा जो जगह सीसीटीवी की रेंज में नहीं थी। मुझे पता था कि उसके बाद आप उस इंसान को फॉलो नहीं कर पाएंगे और आपको पूछताछ करके ही ये बात पता लगानी होगी कि वह शख्स कौन था। वर्मा साहब, मुझे यह पता था कि आपका शक सबसे पहले मुझ पर ही जाएगा, क्योंकि विजय की इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से और किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचता था सिवाय मेरे। जब आप सीसीटीवी फुटेज को फॉलो करके और लोगों से पूछताछ करके पता लगाएंगे कि गांव में ऐसा कोई शख्स नहीं है और मेरे रिश्तेदारों में भी ऐसा कोई शख्स नहीं है, तो आपका शक सीधा मुझ पर ही जाएगा। आपकी पुलिस उस शख्स का पता लगाती रह गई, पर कोई होता तो मिलता। फिर मुझे पता था कि आप इन्वेस्टिगेशन मेरी तरफ घूम जाएगी। आप जो सीधा मुझसे उस लेटर के संबंध में बात करने के लिए घर पर आ गए थे, उसकी बस मैंने उम्मीद नहीं की थी, पर आप आए और उससे मुझे कुछ समझने के लिए और सीखने के लिए ही मिला। फिर आपने अपनी टीम मेरे घर पर भेज दी। मुझे पता था कि अगर मैं आपको 2 अक्टूबर के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दूंगा तो आपका शक और पक्का हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा पुरानी बात बिना किसी कारण के कोई याद नहीं रखता। इसलिए मेरा कहना ज़रूरी था कि बहुत पुरानी बात है, मुझे याद नहीं है। मुझे इसके बाद यह भी पता था कि आप मेरी किसी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, मुझे तसल्ली देकर चले जाएंगे, मगर पीछे से आप तहकीकात ज़रूर करेंगे कि मैं 2 अक्टूबर को कहाँ था और क्या कर रहा था। वैसे मैं 2 अक्टूबर को कहाँ था और क्या कर रहा था, ये छानबीन आप तब भी करते अगर आपकी टीम मेरे पास ना आती। ये भी मैं पहले से ही जानता था। अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं कि वह शख्स कौन था जो पोस्ट ऑफिस में लेटर पोस्ट करने गया था। तो मैं आपको बता दूं कि वह शख्स मैं खुद था। आपको शायद मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि मैंने क्या किया और कैसे किया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं उस लेटर को पोस्ट करने के लिए 20 किलोमीटर दूर चला गया था, तो फिर मेरी लोकेशन और मेरे मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड मुझे खेत पर कैसे दिखा रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने घर से खेत पर गया और खेत से काफ़ी दूर चला गया, जिन खेतों से मेरा कोई लेना देना नहीं था। वहाँ जाकर मैंने वहीं बाल, दाढ़ी, तकिया सब कुछ लगा लिया जिससे मैं एक बुज़ुर्ग इंसान लगूं। वहाँ से चलता हुआ मैं बस स्टैंड पहुँचा। बस स्टैंड से मैंने बस पकड़ी और पोस्ट ऑफिस के सामने उतर गया। अंदर जाकर मैंने पहले लेटर पोस्ट कर दिया। जब मैं वह लेटर पोस्ट कर रहा था तब मुझे इस बात का ध्यान रखना था कि उस लेटर पर मेरे फिंगरप्रिंट्स ना आए। इसके लिए मेरे दिमाग में 2 आइडिया आए थे। पहला आइडिया था कि मैं अपने हाथ पर एक दस्ताना पहन लूं, और अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने हाथ में दस्ताना क्यों पहन रखा है, तो मैं कहूँगा कि मेरा हाथ जल गया था और जले हुए हाथ को लोगों को दिखाना नहीं चाहता, इसलिए हमेशा दस्ताना पहनता हूँ। दूसरा आइडिया ये था कि मैं अपने हाथों पर फेविकोल लगा लूँ। ज़्यादा मात्रा में फेविकोल पूरी तरह से मेरे फिंगरप्रिंट्स को किसी भी कागज़ पर छापने से रोक देगा। मुझे दस्ताना वाला आइडिया ज़्यादा सही लगा, और एक शख्स ने मुझसे पोस्ट ऑफिस में पूछा भी कि तुमने सिर्फ एक हाथ में दस्ताना क्यों पहन रखा है, तो मैंने उससे वही कहा जो मैं सोचकर गया था। वैसे फेविकोल वाला आइडिया भी बुरा नहीं था। उसके बाद मैं पोस्ट ऑफिस से बाहर निकला। पुलिस वालों को चकमा देने के लिए मैंने अपनी जेब से एक फ़ोन निकाला जो कि स्विच ऑफ था। उस फ़ोन पर मैंने नंबर डायल करने का नाटक किया और उसे अपने कान से लगाकर बात करने का नाटक करने लगा, ताकि पुलिस को यह लगे कि मैं लेटर के पोस्ट होने की जानकारी किसी को दे रहा हूँ। जब पुलिस उस इलाके के फ़ोन रिकॉर्ड निकालेगी, जो मुझे पहले से पता था कि वह ऐसा ज़रूर करेगी, तब उन्हें सारे कॉल रिकॉर्ड मिलेंगे, मगर वही कॉल नहीं मिलेगा। मैं जानता था कि पुलिस के दिमाग में यह बात आ सकती है कि या तो व्हाट्सएप कॉल किया गया है, फेसबुक कॉल किया गया है, या किसी दूसरी ऐप का इस्तेमाल किया गया है। इन सारी बातों को ढूंढना पुलिस वालों का सिर्फ समय बर्बाद करना ही था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर पुलिस मोबाइल फ़ोन एक्टिव ही उस इलाके में नहीं ढूंढ पाई, तो व्हाट्सएप कॉल या फेसबुक कॉल को कैसे ढूंढेगी। मैंने फिर से बस के आने का इंतज़ार किया, उसमें चढ़ा और वहीं उतर गया जहाँ से मैंने बस पकड़ी थी। फिर खेतों की तरफ चलने लगा, जहाँ मुझे पता था कि सीसीटीवी एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाएंगे। फिर मैंने अपने कपड़े बदले और अपने खेतों की तरफ वापस आ गया। अच्छी बात यह थी कि यह सारा काम करते हुए मुझे किसी ने देखा नहीं, हालांकि मुझे इसकी उम्मीद कम थी। वर्मा साहब, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं उस लेटर को पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस गया था, तो मेरे मोबाइल की लोकेशन मेरे खेत पर कैसे दिखा रही थी, और मेरे कॉल रिकॉर्ड्स निकालने से जो आपको पता चला होगा कि उस दिन मेरी काफ़ी बार अलग अलग लोगों से बात भी हुई। वर्मा साहब,
मैं इस बात को जानता था कि लोग एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। जब कोई अपराधी अपराध करने की कोशिश करता है तो वह उस दिन या तो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है या फिर अपने फ़ोन को कहीं दूर ले जाकर ऑन करता है ताकि उसकी लोकेशन घटना वाले दिन कहीं और की दिखे, और पुलिस को इसी बात से शक हो जाता है। मैंने अपने दिमाग में सोचा कि अगर ये सब पुलिस के हथियार हो सकते हैं जिससे उन्हें केस सॉल्व करने में मदद मिलती है, तो फिर ये मेरे हथियार क्यों नहीं हो सकते। आप में और मुझ में फ़र्क सिर्फ इतना ही था कि मुझ में आपके मुकाबले दिमाग थोड़ा ज़्यादा है। तो उस दिन मैंने क्या किया, मैं इस बात को भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूँ जो जैसे हुआ। मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसका नाम अनिल है। वह मेरी हालत से वाकिफ़ था। वह जानता था कि मैं काफ़ी वक्त से परेशान हूँ और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मैंने अनिल को अपने खेत पर बुलाया और उसे सारी बात बताई। फिर मैंने अनिल को एक पेपर पर लिखकर सब कुछ बताया कि उसे पूरे दिन क्या क्या करना है ताकि वह किसी भी स्टेप को भूल ना जाए और बिल्कुल वैसा ही करे जैसा मैं उसे लिख कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। मैंने अनिल को बता दिया था कि मैं पोस्ट ऑफिस लेटर पोस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, और मैंने उसे बता दिया था कि मेरी जाने के बाद उसे क्या क्या करना है। मैंने उसे 3 फ़ोन नंबर दिए, अपना फ़ोन दिया और मैं वहाँ से चला गया, इस बात का भरोसा करके कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैंने सोचा है। वह 3 फ़ोन नंबर जो मैंने अनिल को दिए थे वह क्रेडिट कार्ड बनाने वाले और लोन देने वाले लोगों के नंबर थे। मैं जानता था कि 2 अक्टूबर के दिन पुलिस मेरे कॉल रिकॉर्ड निकालकर ये जानने की कोशिश ज़रूर करेगी कि मैंने किस किस से बात की है और क्या बात की है, क्योंकि मुझे पता था कि वह बुज़ुर्ग अपाहिज शख्स जो पुलिस वालों को सीसीटीवी फुटेज में मिला होगा, उसके बारे में यह जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि शायद वह मेरा कोई रिश्तेदार हो जिसको मैंने फ़ोन करके कहा है कि वह उस लेटर को पोस्ट करने के लिए चला जाए। तो मुझे पता था कि पुलिस हर उस नंबर पर फ़ोन करेगी जिस नंबर पर उस दिन यानी 2 अक्टूबर के दिन मेरे फ़ोन से फ़ोन गया होगा। तब मेरे दोस्त अनिल ने विजय बनकर उन क्रेडिट कार्ड और लोन वाले नंबर पर फ़ोन करना शुरू किया और उनसे कहना शुरू किया कि उसे क्रेडिट कार्ड चाहिए या लोन चाहिए। मैं अपने दोस्त को यह समझा कर गया था कि हर आधे घंटे में उसे फ़ोन करना है, और अगर उसे पूरे दिन में कोई फ़ोन आता है तो उसे फ़ोन का उठाना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये हुआ कि मेरा दोस्त अनिल न सिर्फ फ़ोन उठाए बल्कि उस पर लंबी बात भी करे। कोई भी फ़ोन जो उस दौरान आया हो उसका उठाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, और जो नंबर मैंने अपने दोस्त को दिया था उस नंबर पर फ़ोन होना भी बहुत ज़रूरी था। क्रेडिट कार्ड और लोन वालों की एक बात होती है कि वे आपको कन्विंस करने के लिए बार बार आपको वापस फ़ोन करते हैं। जो मेरा प्लान था कि जब वे वापस फ़ोन करेंगे तो मेरा दोस्त उस फ़ोन को उठाकर बात ज़रूर करेगा। इसके साथ साथ मैंने अपने दोस्त को अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड देकर गया था, ताकि अगर लोन वाले या क्रेडिट कार्ड वाले उन डिटेल्स को पूछें जो कि लोन के अप्रूवल में ज़रूरी होता है, तो अनिल के पास वह सारी जानकारी होनी चाहिए, ताकि लोन वालों और क्रेडिट कार्ड वालों को यही लगे कि वह विजय से बात कर रहे हैं और विजय अपनी डिटेल्स उन्हें दे रहा है। पर इसमें एक कैच था। मैंने अनिल को समझा कर गया था कि जब भी लोन वाले किसी डॉक्यूमेंट की डिमांड करे तो अनिल उनसे ये कहे कि वह डॉक्यूमेंट उनके पास उस वक्त नहीं है, पर अगर वह आधे घंटे बाद फ़ोन करेंगे तो वह अपने घर से उसे लेकर आ जाएगा। इससे हमें फ़ायदा यह था कि वह लोन वाले या क्रेडिट कार्ड वाले दोबारा फ़ोन करेंगे और मेरा दोस्त फ़ोन उठाएगा। इससे पता चल जाएगा कि मेरे फ़ोन की लोकेशन खेत पर ही थी और लगातार बात हो रही थी। और जब भी मेरा दोस्त फ़ोन पर नहीं होता था तो मैंने उससे कहा था कि वह YouTube पर पूरा दिन बैठकर वीडियोस और मूवीज़ देखे। इससे मुझे फ़ायदा ये था कि जब आप लोग मेरी फ़ोन की एक्टिविटी को चेक करेंगे, जो कि मुझे पता था कि पुलिस ज़रूर करेगी, तब आपको ये पता चले कि जब मैं कॉल पर नहीं हूँ तो मैं इंटरनेट पर वीडियोस या मूवीज़ देख रहा हूँ, जिससे आपको ये पता चले कि इंटरनेट एक्टिविटी मेरे फ़ोन पर काफ़ी थी और मैं लगातार अपने फ़ोन पर कुछ ना कुछ कर रहा था। मेरा फ़ोन 1 सेकंड के लिए भी फ्री नहीं था, और मेरे दोस्त ने ऐसा ही किया। उसने हर उस नंबर पर फ़ोन किया जो मैंने उसे दिया था। उनसे लोन या क्रेडिट कार्ड के संबंध में बात की। जब उन्होंने डॉक्यूमेंट की डिमांड की तो मेरे दोस्त ने कहा कि आधे घंटे बाद फ़ोन करना, मैं घर से लेकर आता हूँ। और उस आधे घंटे के दौरान वह इंटरनेट पर मूवी देखने बैठ जाता।
इस पूरे प्रोसेस में करीब 6 घंटे का समय लगा और इन 6 घंटों में 3 कॉल हुए और 8 कॉल रिसीव हुए और बीच में इंटरनेट एक्टिविटी होती रही ताकि आप लोगों को लगे कि पूरे दिन मैं खेत पर ही था और बिजी था। वर्मा साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्रेडिट कार्ड और लोन वाले लोगों को ही क्यों चुना। इसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि अगर मैं अनिल को कहता कि वह मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन करे तो पुलिस कॉल्स को वेरीफाई करने के लिए जब रिश्तेदारों को फ़ोन करती तो शायद मुझे डर था कि कोई ना कोई रिश्तेदार ये ज़रूर बता देगा कि कॉल विजय ने नहीं, अनिल ने किया था जो उसका दोस्त है। और फिर मुझे इस बात का भी डर था कि शायद मेरा कोई रिश्तेदार कॉल को रिकॉर्ड कर सकता है और उसे पता चल जाए कि फ़ोन पर आवाज़ मेरी नहीं थी। पर क्रेडिट कार्ड या लोन वालों से मुझे इस बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था कि मैं विजय हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी आवाज़ कैसी है। मुझे इस बात का अंदेशा है कि आप लोगों ने इन क्रेडिट कार्ड और लोन वालों को फ़ोन किया होगा और इन्होंने यही बताया होगा कि हाँ, हमारी बात विजय से हुई थी और उसने अपने डॉक्यूमेंट्स हमको सही सही बताए थे, पर हम उसकी आवाज़ को, बात करने के तरीके को वेरीफाई नहीं कर सकते। और जब आप लोगों ने मेरे कॉल रिकॉर्ड्स निकाले होंगे और मेरी इंटरनेट एक्टिविटी निकाली होगी तो आपको पता चल गया होगा कि मैं पूरे दिन अपने फ़ोन पर बिजी था और बात कर रहा था। इंस्पेक्टर वर्मा, अब तक मैंने आपको जो भी बताया वह काफ़ी विस्तार से बताया है कि मैंने क्या किया, कब किया और क्यों किया। और इसका कारण सिर्फ एक है कि अगर कोई मुजरिम एक तरीके का काम करने की कोशिश करता है तो आपको यह बात समझ में आए कि क्या हुआ होगा। पर अगर 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आपके मन में कोई दूसरी बात है, आप उस बुजुर्ग अपाहिज शख्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसने लेटर भेजा था और आप उसी केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझसे पता करके कि मैंने क्या किया, कब किया, क्यों किया, ये सब कुछ पता करके आप मुझे पकड़ लेंगे। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने इस समय अपने हाथ में जो लेटर पकड़ रखा है इस पर सिर्फ आपकी फिंगरप्रिंट्स हैं और उस कांस्टेबल के फिंगरप्रिंट्स हैं जिसने यह लेटर आपको दिया है। ये लेटर आपको किसी पोस्ट के ज़रिए नहीं आया है। इस लेटर के ऊपर जो पोस्टल स्टैम्प्स लगे हुए हैं वे सब नकली हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आपने विजय को पकड़ने की कोशिश की तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये लेटर जो इस समय आप पढ़ रहे हैं कब और कहाँ से आया था। और जब ये बात पता चलेगी कि ये लेटर कहीं से आया नहीं था, आपको आपके पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर ये लेटर मिला है, तो ये शक भी पुख्ता हो जाएगा कि बहुत मुमकिन है ये लेटर आपने खुद लिखा हो विजय को फंसाने के लिए। तो इंस्पेक्टर वर्मा, मुझे उम्मीद है कि आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और अब मैं यह भी उम्मीद कर रहा हूँ कि जब भी कोई दूसरा शख्स आपके पास अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आएगा तो आप उसको इंतज़ार नहीं करवाएंगे। बाकी पुलिस पर मुझे पूरा भरोसा है कि वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगी। और वैसे भी अगर आप लोगों ने रवि के लापता होने के केस में अपना काम ही ईमानदारी से किया होता तो मुझे यह सब कुछ न करना पड़ता।